नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। अमित शाह का भांजा बताकर 2 बीजेपी विधायकों को लूटने वाला ठग गिरफ्तार। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा। नजर डालते हैं इस बड़ी खबर पर। आगरा में पुलिस के भाजपा विधायक योगेंद्र उपाध्याय के घर एक युवक पहुंचा जिसने अपने आप को गृह मंत्री अमित शाह का भांजा बताया। विधायक बाहर गए थे इसलिए उनका बेटा उस तथाकथित भांजे से मिला। उसने विधायक के बेटे से आगरा में होटल खरीदने की बात कही। तब तक तो सब ठीक था जब उसने एक जगह 40,000 रुपए की शॉपिंग की और उसके पैसे विधायक पुत्र को देने के लिए कहा। यहीं से मामला बिगड़ गया और पोल खुल गई। आपको बता दें, विधायक पुत्र ने इसकी जानकारी अपने पिता को दी। जब विधायक ने गृह मंत्री के यहाँ पता किया तो पूरा मामला फर्जी निकला। पता चला ऐसा कोई भांजा गृह मंत्री अमित शाह का नहीं है, जिसके बाद पुलिस के हवाले उसे कर दिया गया। कल यहाँ के विधायक जी योगेंद्र उपाध्याय जी द्वारा एक कंप्लेंट हमारे फ़ोन द्वारा उन्होंने बताई थी कि एक विराज शाह नाम का एक व्यक्ति जो कि खुद को जो गृह मंत्री है भारत के उनका भतीजा बोल रहा है। वो उनके घर में कुछ समय से वो कुछ घंटे वो उसने घर में उनके भी बिताए थे। कुछ शायद शॉपिंग वगैरह के लिए भी वो लोग गए थे। और जब इनको थोड़ा सा डाउट आ गया तो उन्होंने फिर पुलिस में कंप्लेंट की कि इस प्रकार का एक जो व्यक्ति है वो हम लोगों ने यहाँ पे घर पे बिठा के रखा है। मैंने जब पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुँची उसको गिरफ्तार किया गया। उसकी आइडेंटिटी चेक की तो कई सारे आइडेंटिटी कार्ड्स उससे बरामद हुए। कई अलग अलग नामों से, जैसे यश कोई नाम है, अमीन कोई नाम है, अलग अलग नामों से उसे आइडेंटिटी कार्ड्स जो है वो बरामद हुए थे। उसके खिलाफ 467, 68, 71 और 420 का मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी कई आपने कुछ इसने पहले भी उसने मध्य प्रदेश में किसी भी अन्य पॉलिटिशियन व्यक्ति के साथ ऐसा किया था और उसका एक आपराधिक इतिहास भी हम लोग अभी निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी उसको कार्रवाई करके, विधिक कार्रवाई करके जेल भेज। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। अगर आप किसी पद पे हैं अच्छे तो आप उनके बेटे हैं तो आप छूट जाएंगे। आप गरीब हैं, नहीं छूट पाएंगे। आप क्या कभी बच्ची के आप बाप नहीं बनेंगे? आपकी बच्ची के साथ होगा तो आप क्या सह लेंगे? सरकार कुछ नहीं करती है। सरकार तो सिर्फ अपना ढोल पीटती है। इसके लिए हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा हमें खुद ही करनी पड़ेगी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि मिशन शक्ति शुरू हो गया है तो हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ये दुष्कर्म करने वाले जो लोग हैं उनको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ये हिंदुस्तान है, हमें तो लगता है यहाँ कानून से इजीली बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए। फांसी की सज़ा दी जाए चौराहे लटका के, तो ये हमें नहीं लगता है फिर दोबारा इंडिया में अपने बलात्कार होंगे। देश में लगातार महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं और महिला अपराधों में से सबसे चरम पर है दुष्कर्म। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की जो राजधानी से बड़ी खबर सामने आ रही है भारत विकास समिति से संबंधित है, जहां उनकी अध्यक्षा आरती वर्मा चला रही है अभियान कि दुष्कर्मियों को फांसी दो, हैंग द रेपिस्ट टिल द डेथ। जहां आपको बता दें कि राजधानी में वो अभियान चला रही हैं कि आपका साथ जागरूक समाज को लेकर नारी सशक्तिकरण अभियान को हवा दे रही हैं। लगातार वह अपने इस अभियान को कि दुष्कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, सड़कों पर आम नागरिकों को जागरूक कर रही हैं। आइए डालते हैं हमारे संवाददाता अर्चना कश्यप की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, जहां उन्होंने भारत विकास समिति की अध्यक्षा आरती वर्मा से बात की और जाना वे इस अभियान के बारे में क्या कहना चाहती हैं। महिलाओं पे हो रहे अत्याचार थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई खबर आप सुनते होंगे। नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज मैं आपको लेकर के 1090 चौराहे पे, जहाँ पे भारत विकास समिति ने एक मुहिम चलाई हैंग दी रेपिस्ट को लेकर के। जिस तरीके से महिलाओं पे बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ हम आपकी आवाज़ बन करके आवाज़ उठाते रहते हैं और आवाज़ को आप तक पहुंचाते रहते हैं कि हर उत्तर प्रदेश में और देश में कहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको हमेशा ऐसी खबरें दिखाते रहते हैं, क्योंकि सरकार जो वादे करते हैं 1090 हेल्पलाइन नंबर उन्होंने बनाया, 181 महिला हेल्पलाइन नंबर बनाया, मिशन शक्ति का भी उद्घाटन हुआ, लेकिन महिलाएं कितनी सुरक्षित है वो आप सभी जानते हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हैंग दी रेपिस्ट को लेकर के भारत विकास समिति ने एक आह्वान किया है सभी देश की जनताओं से कि
बलात्कारियों की जो सज़ा होगी वो सिर्फ फांसी होगी। आइए चलते हैं यहाँ की अध्यक्ष आरती वर्मा से बात करते हैं कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए वो आम जनता के लिए, आम जनता से मदद की गुहार किस तरीके से लगा रही हैं और आम जनता उनके लिए कितने सपोर्ट में खड़े हुए हैं। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए, आपने जो आगाज़ किया है हैंग दी रेपिस्ट को लेकर के, तो अभी तक आपके साथ में कितने लोग आपके साथ में मिल करके इस मुहिम में आगे से आगे बढ़ के कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं? वैसे तो हमारी टीम में जितनी बार हम करते हैं कम से कम 5 से 6 लोग हर बार जुड़ते हैं नए, और क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है तो इकट्ठे हम लोग सबको नहीं बुलाते हैं, तो एक बार में 4 से 5 लोग ही यहाँ पे आते हैं। तो हम जिस तरीके दुष्कर्म के मामले थम नहीं रहे हैं और आपने एक मुहिम भी चलाई है हैंग दी रेपिस्ट को लेकर के, सरकार ने बहुत सारे तो हेल्पलाइन नंबर बनाए और महिलाओं के लिए मिशन शक्ति का भी उद्घाटन किया है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई मामला आपके सामने आता है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम फिर जो हम अक्सर ही कहते हैं कि इसके लिए हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा हमें खुद ही करनी पड़ेगी। ये बात सही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति हम लोग की सुरक्षा के लिए ही स्टार्ट किया है, लेकिन उसके बाद भी रोज़ाना ही कोई ना कोई दुर्घटना जहाँ पे होती है दुष्कर्म की, उसकी खबर आती ही रहती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि मिशन शक्ति शुरू हो गया है तो हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए एक तो खुद ही बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, और दूसरा समाज को जो हम अवेयर करना चाहते हैं कि जो ये दुष्कर्म करने वाले जो लोग हैं उनको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। इसके लिए समाज हमारे इस आंदोलन में जुड़े और हमारा पूरा समर्थन करे। आम जनता कितना सपोर्ट कर रही है आपको? आम जनता जो लोग भी हमारे आसपास हैं, जो लोग भी हमसे मिलते हैं, हमारे इस आंदोलन में उपस्थित होते हैं यहाँ पे, वो सब लोग हमको हमारा समर्थन कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं भाई साहब? हम अमीनाबाद से। तो क्या कहेंगे इस बारे में? हम तो कहेंगे कि गल्फ वाला कानून लागू हो जाए, सऊदी वाला, रेपिस्ट ख़त्म हो जाएगा रेप। तो हर तरीके कानून लाए जाते हैं, लेकिन जो महिलाओं के ऊपर दुष्कर्म होते हैं, महिलाओं पे उत्पीड़न के कार्य होते हैं, इसमें सरकार की आंखें क्यों नहीं खुलती? ये हिंदुस्तान है, हमें तो लगता है यहाँ कानून से इजीली बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? पॉलीथीन बैन, दुनिया के कानून पास होते हैं मगर कौन फॉलो करता है इसको? कोई फॉलो ही नहीं करता है। अगर गल्फ वाला कानून यहाँ पे लागू हो जाएगा कि डायरेक्ट मौत हो जाए, फांसी की सज़ा दी जाए चौराहे पे लटका के, तो ये हमें नहीं लगता है फिर दोबारा इंडिया में अपने बलात्कार होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मेरा तो कहना यही है कि इन जैसे लोगों को फांसी की सजाई दी जाए, और दूसरी बात यह है कि सऊदी से भी इन लोगों के लिए कठोर कानून यहाँ लाना चाहिए। मगर ये इंडिया है, यहाँ का कानून बहुत लचीला है। अगर आप किसी पद पे हैं अच्छे तो आप उनके बेटे हैं तो आप छूट जाएंगे, आप गरीब हैं नहीं छूट पाएंगे आप। क्या हुआ अभी दिल्ली की क्या नाम है मैम, दिल्ली की बलात्कारी का? निर्भया। हाँ, निर्भया कांड का। आप बताइए क्या हुआ? 7 साल बाद फैसला आया। 7 साल बाद? ये इंडिया का कानून है। 7 साल से पहले उनके माँ बाप ने कैसे झेला वो आप समझ सकते हैं ना हम समझ सकते हैं। जिस पे बीतता वही जानता है। तो ये बताइए, एक आपने निर्भया रेप कांड बताया, चलिए वो तो बड़ी लड़की थी, छोटी छोटी लड़कियों के साथ ऐसा होता है, क्या हमारे देश के लोगों में कानून व्यवस्था का नाम का कोई डर नहीं है? तब वो ऐसा करते, अगर कानून को सख्त कानून बनाया जाए जिसमें उन लोग को डर रहे कि ऐसा दुष्कर्म करने के पहले वो 100 बार सोचे। 100 बार नहीं, 1000 बार सोचें। 100 बार नहीं, 1000 बार सोचें। कैसे 5 साल की बच्ची के साथ? अरे पहले आप देखो तो क्या आपकी मानसिकता क्या है? आप क्या कभी बच्ची के आप बाप नहीं बनेंगे? आपकी बच्ची के साथ होगा तो आप क्या सह लेंगे? अभी आपने 4 दिन पहले पेपर पढ़ा होगा, अभी 2 भाइयों ने एक बहन को छेड़ा और उसके 2 भाइयों ने उसको जाके बलात्कार किया, और उसके लड़की के 2 भाइयों ने जाके, अभी कहीं की घटना है मुझे याद नहीं आ रही, उसके 2 भाइयों ने सीधे उनको गोली मार दी और एक ने सर कलम कर दिया और सीधे दोनों थाने में पहुंच गए। इसको मैं मर्दानगी कहता हूँ। यानी कि आपका 100 लोग देख के इसको एक सबक लेगा, 2 सबक लेगा, 3 सबक लेगा। सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार तो सिर्फ अपना ढोल पीटती है। लेकिन अगर ऐसा ऑन द स्पॉट लोग करने लगेंगे तो सरकार कहती है कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून को जब तक आप हाथ में नहीं लेंगे तब तक आप सरकार क्या, सरकार जब तक आएगी तब तक तो सब छीछा लेदर हो चुका होगा ना।
तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि किस तरीके से कानून व्यवस्था लाया जाए कि लोगों में इस चीज़ का डर रहे? कानून व्यवस्था यही लाया जाए, या तो उसको बीच चौराहे पे गोली मारी जाए, या तो उसका घर वाला ही उसको मार दे। हमारा तो कहना यही है। महिलाओं पे हो रहे अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपने सुना कि किस तरीके से युवा लोग बोल रहे हैं, जब तक कानून हम अपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक ये व्यवस्था नहीं रुकेगी और ना ही दुष्कर्म के मामले कम होंगे। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द नारियों के प्रति और लड़कियों के प्रति जो दुष्कर्म के मामले आए दिन सुनते रहते और देखते रहते उन्हें नज़रअंदाज ना करें। इससे बहुत भयानक रूप ले सकता है, क्योंकि आज का युवा हमारा आक्रोश में है। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक बड़ी खबर सामने आ रही। गुरु नानक जी की जयंती शांति पूर्वक मनाई गई। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। गुरुद्वारे में बनाई गई कोरोना काल को देखते हुए जुलूस नहीं निकाला गया और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया और गुरुद्वारे में सुबह से शाम तक लंगर चलता रहा। गुरुद्वारे में कीर्तन होता रहा। आइए डालते हैं हमारे ब्यूरो चीफ बहराइच साहिद सईद की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। बहराइच यहाँ पे जो गुरुद्वारा सिखों का है, आज जयंती है और उसके अवसर के ऊपर ये प्रोग्राम यहाँ पर कराया जा रहा है। इस प्रोग्राम के अंदर गुरुद्वारे में जा रहे हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये बनाते हैं और किस कैसे प्रोग्राम इनका का है। आइए गुरुद्वारे के अंदर का ये मेन गेट है, सामने कंडीशन हो रहा है ये जो है। आइए देखते हैं। चप्पल उतारिए। प्रधान जी कहाँ है यहाँ पर? दूसरा गेट संदेश थे। उन्होंने अपना जीवन पूरे समाज को सुधारने का, जात पात को खत्म करने का और ऊंच नीच भेदभाव सब खत्म करने का काम किया। उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम किया। गुरु नानक देव महाराज का प्रकाश उत्सव है। जहाँ जहाँ की सिख ही नहीं, अन्य जाति धर्म के लोग भी गुरु नानक देव को मानने वाले अपनी श्रद्धा के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। उसी के निमित्त आज यहाँ बहराइच में भी गुरुद्वारा देव सिंह सभा में कार्यक्रम चल रहे हैं। गुरु नानक जी का गुरु कौन था? गुरु नानक देव जी का गुरु अकाल पुरख को वो अपना गुरु मानते थे। उन्होंने हमेशा मूर्ति पूजा या किसी अन्य चीज़ को पूजने के बजाय सीधे वाणी और सीधे ज्ञान को ही अपना गुरु माना। ये आप पाकिस्तान में जो आप जाते हैं वहाँ पर, तो वो उसकी मज़ार है या क्या वहाँ पर है? वहाँ पे मज़ार कोई नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है करतारपुर साहब, जहाँ पे गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष जब खेती करते हुए व्यतीत किए। और वो चूँकि गुरु नानक देव जी जगत गुरु थे और उनको हिंदू भी अपना मानता था और मुसलमान भी अपना मानता था, तो जब उनका देवासन हुआ, जब वो ज्योति जोत समाए, तो मुसलमानों ने अपने रीति रिवाज के हिसाब से उनकी जो अस्थियों का फूल थे, कुछ फूलों का उन्होंने वहाँ पे अपनी कब्र बना ली और कुछ हिंदू लोगों ने जहाँ पर खेती करते थे वहाँ पे उनका दाह संस्कार किया गया, जहाँ आज करतारपुर साहब कॉरिडोर के लिए बहुत बड़ा गुरुद्वारा स्थापित है। भारत की पूरी जनता और सिखों का विश्वास है, लोग दर्शनों के लिए जाते हैं। आप जिस तरीके से आप यहाँ पर सुनाई लंगर होता है, तो ये कई दिन लंगर कई दिन चलता है, एक घंटा एक बार होता है। लंगर की परंपरा ही बनाई हुई है। उन्होंने जहाँ भी वो जाते थे सबसे पहले वो लंगर चलाते थे। उन्होंने सच्चा सौदा भी किया था। जब वो छोटे थे तो उनको उनके परिवार में उनके पिताजी ने उनको भेजा था कि आप जाओ और कुछ व्यापार करके दिखाओ, तो वो समय के 20 रुपये देके भेजते थे। और वो जब अपने घर से गए तो रास्ते में साधु संतों को देखते उन्होंने लंगर उनको बता दिया था कि इससे बड़ा सौदा या इससे बड़ा व्यापार कुछ नहीं हो सकता। तो ये उनकी चलाई हुई परंपरा है। वैसे तो हर गुरुद्वारे में रोज आने वाले लोगों के लिए एक टाइम निश्चित है कि वहाँ पे हम अपनी वजह उनको लंगर सुबह और शाम कराएंगे। लेकिन विशेष तौर पे जब ये आयोजन होते हैं तो इनमें जितने दिन का आयोजन होता है, जैसे ये आयोजन हमारा सितंबर से चल रहा है। ये 9 सितंबर से अक्टूबर से हमारा कार्यक्रम शुरू हुए हैं, जो आज समाप्ति की ओर है। ये 9 अक्टूबर से परंपरागत रूप से रोज इसमें अटूट लंगर चल रहा है। आप क्या सुना है इस तरह की कि जैसे कोई परदेसी यात्री आ जाए और
उसको ठहरने की जगह नहीं है तो ठहरने की जगह भी देते हैं, खाना भी खिलाते हैं। क्या सच है ये बात? बिल्कुल सच है। हमारे यहाँ कमरे बने हैं। हम पहले रिहाइश की बात करते हैं, लोगों के रहने सोने खाने पीने की सारी व्यवस्था। सिख का मतलब ही शिष्य है और सेवा से उसका ये समाज ही सेवा के लिए बना है। तो पहले हम सेवा भाव से सेवा करते हैं, उसके खाने पीने और रहने सबकी व्यवस्था। जब कहीं किसी को कुछ नहीं मिलता, हम सबसे पहले कहीं भी कोई आपदा आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो आपने भी देखा होगा, लोगों ने भी देखा, सबसे पहले सिख वहाँ पहुँचते हैं। चाहे अभी लॉकडाउन की व्यवस्था रही हो, चाहे जो सब समय हम लोगों ने लंगर चला के सबसे व्यवस्था करके और सबकी सेवा मिलते हैं। तो जो आपके यहाँ रात में अगर कभी कोई यात्री आ गया और भूखा हुआ तो खाना और क्या रहने का ठिकाना मिलता है? क्या उसका किराया वगैरह भी कुछ देते हैं? नहीं, कोई किराया नहीं, ये सब निःशुल्क है। ये गुरु नानक देव जी की महान कृपा है। ये उनके शिष्य सब लोग फ्री निःशुल्क सेवा करते हैं। अच्छा, आपके ये अंदर जो प्रोग्राम हो रहा है, जो आपकी गुरु नानक ग्रंथ है, इस ग्रंथ को कितनी देर तक के आप लोग जो है उसकी मुच्छर उस पर झला करते हैं और कब तक ये खुला रहता है आपके दरबार में? गुरु ग्रंथ साहब को जैसे हमारी देह होती है, ऐसे ही उसको भी एक देह माना गया है। हमारे यहाँ 10 गुरुओं के बाद प्रकटपुरा की गोविंद सिंह महाराज ने इनको अपना गुरु का दर्जा दिया कि इसके बाद कोई देहधारी गुरु नहीं होगा। लेकिन हमारा गुरु, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे रखी है कि ये देहधारी गुरु की तरह से है और जीवित इनको माना गया है। इसलिए जैसे हम सोते हैं और हम जागते हैं, ऐसे ही इनका भी सुख्यासन होता है, इनका भी सुबह के समय प्रकाश होता है। ये सेवा निरंतर चलती है और कोई इसका समय निश्चित नहीं। 10 बजे 9:30 कहीं 10 बजे कहीं 9:30 कहीं 8, जैसे जहाँ की व्यवस्था होती है उस हिसाब से सोने की व्यवस्था जिसको हम सुख्यासन करते हैं। ऊपर इनका वो है सचखंड। आपका जो है गुरु नानक जयंती जब आप लोग बनाते थे तो बहुत दूर से चलता था और उसमें काफ़ी दूर दूर से लोग आते थे, दुआ कहाँ कतरिया से, काफ़ी दूर पलियालिया से दूर से आते थे। आपकी इस तरह से नहीं हुआ कि सरकार की तरफ से कोई मनादगी रही, आप लोगों ने खुद नहीं निकाला? सरकार की तरफ से मनादगी तो नहीं थी, लेकिन चूँकि आप देख रहे हो वैश्विक महामारी कोविड-19 चल रही है, तो हम लोगों का भी ये फ़र्ज़ है, जहाँ सरकार हम लोगों के लिए लगी है तो हम लोगों का भी ये फ़र्ज़ है कि सरकार के साथ खड़े होकर, कहीं गुरु ये नहीं कहता, कहीं धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी महामारी में अपनी संगत को या अपने लोगों को वो कर दीजिए। हम किसी तरीके का कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने, सबने हमें सपोर्ट किया। हमने 10 दिनों तक प्रभात फेरी के रूप में नगर कीर्तन निकाला। आज एक जो भव्य शोभा यात्रा नहीं थी उसका हमें मलाल जरूर है, लेकिन आने वाले विगत अप्रैल में जो तेग बहादुर साहब महाराज का 400 साल उत्सव आ रहा है, जिसपे हम भव्य तरीके से जो कमियां रह गई हैं उस कमियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका आज आखिरी दिन है, ये आज समाप्त हो जाएगा, ये 10 बजे तक के लगभग 12 बजे तक के। अच्छा, उसके बाद में फिर ये रोज़ाना तरीके से जिस तरह से चलता है पूजा होती है, उस तरीके से पूजा अर्चना सब चलती है। अच्छा, और आपके कोई यहाँ और कोई योजना किसी तरह की कोई लोगों के लिए ख़ास संदेश देना क्या चाहते हैं आप? लोगों के लिए संदेश है, लोगों को सेवा भाव में जुटना चाहिए। अमीरी गरीबी भेदभाव जो गुरु नानक देव जी महाराज ने ख़त्म किया, हम सब उसी पर चल रहे हैं। हमारे नौजवान लड़के, नौजवान पीढ़ी सब इसी पर चल रहे हैं। हम लोगों ने गुरुद्वारों को सैनिटाइज़ किया, हम लोगों ने लोगों के घरों को सैनिटाइज़ किया। किसी पे अगर लॉकडाउन की व्यवस्था रही, उसमें हम लोगों ने घर घर जाके लोगों के दवाइयाँ तक पहुँचाने का काम किया है। तो सब नौजवान लड़के अपने जो हमारी परंपरा रही है उन्हीं परंपराओं पर चल रहे हैं और यही संदेश है कि लोगों को लोगों के काम आना चाहिए। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। अब हम ये जानकारी करते हैं, अभी तक तो आपकी ये गुरु नानक जयंती के बारे में हमने जानकारी करी, आपसे जानकारी करके हमको बहुत अच्छा लगा। आपने यहाँ के जो चीज़ें थी बताई कि गुरु नानक जी हमेशा जो है लोगों से गरीबी अमीरी का भेदभाव खत्म करके कोई जात पात का वो नहीं रखा उन्होंने, और सबको एक डोर में बांध के चले हैं। तो ये तो संदेशा जो था आपका, ये पूरे देश में गुरु जी ने फैलाया और गुरु नानक जी के इस संदेश से तमाम लोगों ने इससे फायदा उठाया। एक और बात करना चाहते हैं जो इससे हट के है कि जो पंजाब के अंदर जिस तरीके से किसानों के साथ ये जो सलूक हो रहा है, जो पूरे आतंकवादी कह दिए गए और उनको जो है इस ठंडक के अंदर गैस के गोले छोड़े गए, उन पर बौछार पानी की करी गई, उनको रोका गया। लास्ट में आज हमें ये भी समझ में आया मोबाइल के ऊपर कि उनको दिल्ली जाने का रास्ता दे दिया जाएगा। तो इसके बारे में आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? और जो उनके साथ अत्याचार हुआ है कि ज़बरदस्ती उनको रोका गया,
और उनके मांगे किसानों की ख़त्म करी जा रही हैं। उनके मांगों को जो सरकार ने अपना कानून बनाया MSP को ख़त्म नहीं कर रहे हैं और तीन चार उनकी जो मांगे हैं, तो इसके बारे में आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये किसानों का आंदोलन है। अगर आप इसको केवल सिखों से जोड़ देंगे तो ये देश के साथ और देश के किसानों के साथ एक आपकी वो होगी, लेकिन फिर भी ये पंजाब खाली में चला है। खाली किसानों के साथ, किसानों का मैंने नाम किया है, कोई सरदारों का या किसी सिखों का नहीं है। ये तो सभी का अनाज सब खाते हैं, बिल्कुल। और जो खाते हैं तो किसान तो अन्नदाता कहा जाता है। देखिए, अन्नदाता के लिए सिख जहाँ पे होता है, सिखों को सबसे ज़्यादा अन्नदाता के रूप में देखा जाता है। पंजाब हमारा जहाँ भी है वो केवल कृषि प्रधान ही प्रदेश है, और सिखों का एक रूप किसान के रूप में भी बहुत है। और सिख जहाँ चलता है ना, फिर ये बर्फ़ के गोले और पानी के गोले, और गुरु तेग बहादुर साहब के शिष्य हैं जिनको चांदनी चौक पे चुनवा दिया गया था, उनकी देह के ऊपर खोलती हुई बालू डाली गई और रेत डाली गई। तो हम लोगों के ऊपर इसकी फ़र्क नहीं, हमको सरकारें नहीं रोक पाएंगी। हमको बहुत रोकने की कोशिश की, फिर भी हम बैरिकेड तोड़ते हुए और दिल्ली की तरफ सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारे जो मांगे हैं उनको मानना पड़ेगा। हम किसी तरीके की कोई अराजकता नहीं फैला रहे हैं। वो किसान वो सिख उसमें कोई अराजकता नहीं फैला। दिन भर जो उनके ऊपर लाठी चलाते हैं, शाम को वही सिख जब अपने लिए लंगर बनाते हैं तो उन्हीं के लिए उसी में से परोस के उनको भी लंगर चखाते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो चल रहा है। बड़कपन आप लोग का है, और इसके बारे में तो पूरे देश में तारीफ होती है। CAR NRC सब जो लगा दिल्ली में, आपने वहाँ भी शाहीन बाग में आपने पहुँचाया, वहाँ पे लंगर कराया, वो आपने किया। आपका वो एहसान और आपके वो कार्य जो है वो उसकी सभी जगह देश विदेश तक के आपकी तारीफ करी गई है। लेकिन यहाँ के बारे में पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो जिस तरीके से अभी रोका जा रहा है, क्या ये आगे बढ़ेगा, ये खत्म हो जाएगा? ये आंदोलन चलेगा, किसानों के हित की बात है जहाँ तक, हम लोग भी उनके साथ हैं। अगर हम लोग को भी जाना पड़ा, लंगर की व्यवस्था करनी पड़ी, हमारी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कि खुद BJP के विधायक हैं, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं उस कमेटी के, वो स्वयं सबको पार्टी से अलग होते हुए उन्होंने जाके वहाँ पर लंगर पहुँचाया। तो हम लोग लंगर की व्यवस्था के लिए हैं, बाकी उनकी मांगे वो सरकार है और किसान है वो कहाँ तय करते हैं, ये उनको तय करना है। लेकिन हम उनके साथ हैं, उनके साथ किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो केवल सिख नहीं। क्या बहराइच से भी कुछ लोग यहाँ से जाने के इच्छुक रहे? अभी ऐसी कोई चीज़ें तय नहीं हुई है, ना अभी उन्होंने कोई मांग की गई है। ऐसी कोई बात होगी तो हम लोग बैठ के तय करेंगे। जरूरत पड़ी तो क्या आप लोग जा सकते हैं? बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो हम समाज और देश के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और हमेशा तत्पर रहेंगे। हाँ, ये जानकारी चाहिए, इतना आपने सब कुछ हमें बताया और ज्ञान दिया, इससे हमें बहुत खुशी हुई। आपका शुभ नाम क्या है? मंदिर सिंह वालिया। मंदिर सिंह वालिया। और कहाँ के रहने वाले आप? बहराइच का ही रहने वाला हूँ। इस महीने में कहाँ पर रहते हैं? मोहल्ला अकबर में रहता हूँ, हिमाचल कार्यालय के बगल में। बहराइच से हंगामा टाइम्स न्यूज़ से शाहिद सैयद खान बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं एक तो और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। पत्रकारों पे हो रही हिंसा और हत्या का मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। पत्रकारों पे हो रही हिंसा बढ़ती चली जा रही है। एक खबर सामने आ रही, जहां पहले पत्रकार को शराब पिला के धुत कर दिया, उसके बाद सैनिटाइजर डाल के उसे आग लगा दिया। नजर डालते हैं इस बड़ी खबर पर। बलरामपुर के पत्रकार को सैनिटाइजर डालकर जिंदा जलाया गया था। 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार। बलरामपुर जिले में राकेश सिंह नाम के एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। पत्रकार को जिंदा जलाकर मारा गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले पत्रकार को शराब पिलाया और फिर उसे आग लगा दी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का ये मामला है, जहां पर पत्रकार की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। हत्या को अंजाम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर डालकर आग लगाकर दिया गया था। पुलिस का दावा है कि खबरें लिखने और रुपयों के लेन देन को लेकर हत्या की गई थी। पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा ने बताया कि 27 नवंबर की रात कलवारी गांव में पत्रकार राकेश सिंह निर्भीक के बेडरूम से अचानक धुआं उठता देखा गया। लोगों ने उनके मकान में आग लगने की सूचना दी। मकान को आग लगाए जाने की बात सामने आई थी। आग में जलकर राकेश सिंह और उनके मित्र पिंटू साहू की मौत हो गई थी। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि अकरम अली उर्फ अब्दुल कादिर, ललित मिश्रा और केशवानंद मिश्रा उर्फ रिंकू मिश्रा को देहात क्षेत्र के बहादुरपुर क्रॉसिंग के आगे जंगल से गिरफ्तार किया गया है। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।
यूपी के फतेहपुर जिले के बिंदगी कोतवाली में चूरामन खेड़ा गांव में प्लाट पर निर्माण के विवाद में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में महिलाएं भिड़ गईं और 4 महिलाओं ने अकेली महिला को जमीन पर पटककर बेरहमी से पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 3 महिलाओं को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में सीओ बिंदगी योगेंद्र कुमार मलिक ने बताया कि प्लाट में निर्माण करने के विवाद में 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया, जिसमें पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 3 महिलाओं को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आज थाना बिंदकी क्षेत्र के ग्राम चूरामन खेड़ा में प्लॉट पर दीवार बनाने को लेकर 2 पक्षों की महिलाओं में आपस में मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के विजय कुमार पुत्र मिश्रीलाल द्वारा थाने पर एनसीआर पंजीकृत कराई गई तथा दूसरे पक्ष की सुनीता, अनीता तथा मनीता पुत्री स्वर्गीय पन्ना नामक 3 महिलाओं को शांति भंग करने का आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश फतेहपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां खनन माफियाओं ने करोड़ों रुपए की बालू चोरी कर ली है। नजर डालते हैं फतेहपुर की इस खनन माफिया की बड़ी खबर पर। आपको बता दें, डीएम संजीव सिंह के मुताबिक राजस्व को नुकसान पहुंचाए जाने के मामले में एसपी प्रशांत वर्मा को पत्र भेजा गया था। पत्र में कहा गया है कि सर्वप्रथम सीज किए गए बालू भंडारण की निगरानी में लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी व पुलिस कर्मियों का उत्तरदायित्व तय कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसके दौरान विवेचन बालू चोरी करने वाले माफियाओं को चिन्हित कर उन्हें अरेस्ट कर जेल भेजा जाए, जिससे राजस्व के रकम की रिकवरी की जा सके। बता दें आपको कि डीएम के सख्त एक्शन के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में अब पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती की आखिर करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले चोर माफियाओं को वह कब तक गिरफ्तार कर पाती है। माह अगस्त में जांच में ही पाया गया था कि फतेहपुर लखनऊ रोड पर जो 27 डिफरेंट जगह पर रोड किनारे छोटे छोटे पार्ट्स में बालू डाली गई थी, उसको कोई क्योंकि क्लेम नहीं कर रहा था, उसको तत्काल सीज करते हुए इस थाना स्थानीय की सुपुर्दगी में दिया गया था। संज्ञान में आया कि उसमें से लगभग 80% मुहर्रम जो है वो उपलब्ध नहीं है। उसकी विज्ञप्ति भी निकाली गई। चूँकि राजस्व से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें माह सितंबर में थाना स्थानीय पर इस अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और इसमें जो निगरानी का उत्तरदायित्व संबंधित थाने का था, उसमें अगर लापरवाही पाई गई है तो इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिखा गया है कि उनके उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके खिलाफ। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात झिंझक से एक बड़ी खबर सामने आ रही, जो नवनिर्मित अंडरपास का मामला है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। लगभग 1 माह पहले आम जनता के लिए खोला गया था ये रास्ता। अंडरपास में भीषण जल भराव हुआ, बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण वाहन सवार अक्सर कर गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। आइए डालते हैं हमारे ब्यूरो चीफ कानपुर देहात अभिषेक शुक्ला की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात झिंझक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि नवनिर्मित अंडरपास का ये मामला लगभग 1 माह पहले आम जनता के लिए खोला गया था। अंडरपास में भीषण जल भराव व बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण वाहन सवार अक्सर कर गिरकर चोटिल हो जाते। गड्ढे बड़े होने के कारण ट्रैक्टर पलट जाते। लगभग 14 करोड़ की लागत से बना अंडरपास 1 माह में ही वाहन सवारों व पैदल यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। झिंझक स्टेशन में मात्र 500 मीटर की दूरी पर 102H अंडरपास का मामला है। परियोजना प्रबंधक विवेक काला ने शीघ्र समस्या दूर करने का आश्वासन दिया है। मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। झिंझक रेलवे स्टेशन के पास रेलवे द्वारा बनाए गए 102H अंडरपास का मामला। आप अंडरपास में ये अंडरपास पिछले 1 महीने से पब्लिक के लिए खोला गया है। ये इस अंडरपास की लागत लगभग 14 करोड़ रुपए आई है और ये अंडरपास में जगह जगह पानी भर रखा है और ग्रामीणों और राहगीरों की माने तो उसमें गड्ढे भी हो गए हैं, जिससे
ट्रैक्टर निकलते हैं तो ट्रैक्टर पलट जाते हैं, मोटरसाइकिल सवार अक्सर कर घायल हो जाते हैं। साइकिल सवारों का भी यही दर्द है। पैदल निकलने वाले राहगीरों को अपने पैंट या कपड़े उतारने पड़ते हैं, उसके बाद निकलना होता है। ये पुल अंडरपास लगभग 1 महीने पहले ही शुरुआत हुई है। इसी गांव के निवासी है नासिर सेड़ा के? अच्छा, ये जो पुल बना है अंडरपास, इसमें क्या दिक्कत आ रही निकलने में? पानी भरो, गड्ढा है, ज्यादा गिर गड्ढा जाता है? आदमी। अच्छा, आदमी गिर जाता है? औरतें भी गिर जाती। अच्छा, आज कोई गिरा क्या? हाँ, 2 औरतें। 2 औरतें गिर गई। काहे से थी? मोटरसाइकिल से। इस अंडरपास पे निकलने में कोई समस्या आ रही है आपको? समस्या बहुत गड्ढे है इसमें, गड्ढे बहुत हैं। गाड़ी गिर जाती है। देखो 10 आदमी क्या हो। अच्छा, गिर जाती है। अब पानी भी भरा है? पानी भी भरा है तो निकलने में दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? शाहिद। तो अक्सर कर यहाँ से निकलना होता है? अक्सर निकलते डेली। अच्छा, क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम अमित वाडा है। अच्छा, इस अंडरपास में क्या समस्या आ रही है आपको निकलने की? अंडरपास में जैसे लोग रोड ट्राली लेके निकलते हैं तो यहाँ पे काफ़ी बड़े गड्ढे हो गए हैं, इसमें पलटने का डर रहता है। और बाइक वाला डबल बाइक में जो सवारी निकलती है तो उसको गिरने का भी खतरा रहता है। अच्छा, मोटरसाइकिल में गिरने का खतरा रहता है? जब ट्रैक्टर ट्राली वाली लेके आते हैं तब भी दिक्कत होती है? रोड ट्राली में दिक्कत होती है। रोड ट्राली में दिक्कत होती है। ये कौन सा अंडरपास है? ये नासिर सेड़ा अंडरपास है। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए जो अंडरपास है, कहाँ का अंडरपास है? नासिर सेड़ा का? अच्छा, इसमें क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को निकलने में? पानी भरा है तो बड़ी बात, इसमें मोड़ की पहुँच बना भी नहीं सही है। पानी में नहीं निकाला तो पानी में दिखाई नहीं पड़ रहा कितने दिन गाड़ी पलट जाए। गड्ढे भी सर यहाँ पे बहुत हो रखे हैं। गड्ढे भी हैं? हाँ, गड्ढे बड़े बड़े हैं। पलट गई थी परसों, बिना गाड़ी पलट गई। परसों आपकी गाड़ी पलट गई थी? और क्या, गड्ढों की वजह से? इसको सही बनवाया जाए। ये पानी लीक कर रहा है, नीचे से पानी आ रहा है। कितने दिन पहले बनाई है? अरे कुछ दिन हो गया, करीबन 1 महीने के ऊपर हो गया बने हुए, फाइनल हो गया। अच्छा, 1 महीने पहले फाइनल हो गया और 1 महीने में ये समस्या आ गई? हाँ। मतलब इसका मतलब ये सही नहीं बनाया गया? नहीं, सही नहीं। काफी मोड़ है, थोड़ा चौड़ाई होता तो ठीक है। आप 2 गाड़ी भरी आगे निकल भी नहीं सकती है। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब उतरे किसानों के समर्थन में। आपको बता दें कि पीस पार्टी ने किसानों के समर्थन में एक प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने किसान बिल का विरोध जताया। सरकार ने 1850 रुपए धान खरीद की कीमत निर्धारित की है, लेकिन आज किसान आधे मूल्य पर धान बेचने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। किसानों की उपज को दुगना करने के लिए प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था, लेकिन किसानों की उनकी उपज की लागत नहीं दी जा रही। इसलिए पीस पार्टी किसान बिल का विरोध करते हुए किसानों का समर्थन करती है। ये पीस पार्टी किसान बिल का विरोध करती है, जिस तरह से किसान विरोध करते हैं, और किसानों के समर्थन में पीस पार्टी है। और चूंकि जो बिल दिया है और जो अभी सरकार का कार्यक्रम किसानों की जो उपज है खरीदने में है, मैं समझता हूं कि कहने करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। 1850 के करीब धान का खरीद का कीमत रखा है सरकार ने, मगर आज कहीं भी देख लें हर किसान उसे 1000 या 900 साढ़े 900 पर कुंटल बेचने के लिए मजबूर है। सरकार ये कह रही है कि फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, मगर उसके खिलाफ काम कर रही है, उसको अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है। तो मैं समझता हूं कि किसान का उपज दूना करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था, मैं समझता हूं कि उपज की कीमत भी उसे देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और इसलिए पीस पार्टी सरकार के इस रवैये की विरोध करती है और किसानों का समर्थन करती है। देश के तमाम राज्यों में किसान लगातार धरना दे रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस वाटर कैनन का प्रयोग करे, लाठीचार्ज भी करे, फिर भी किसान डटे हैं। पीस पार्टी किस तरह से देखती है?
देखिए, पीस पार्टी मानती है कि सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि सरकार की गलत नीतियों की जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उनका ये सरकार दमनात्मक कार्रवाई कर रही है और जो लोकतंत्र की नैतिक जो आधार है उस पर आघात कर रही है। जैसे मैंने ही विरोध किया था सरकार की गलत नीतियों का, तो हमें गलत मुकदमे में NSC हमारे पर लगाया गया ताकि कोर्ट ने हमें छोड़ दिया है। तो मैं समझता हूँ इसी तरह से अपने ये सरकार बिल्कुल अहंकारी हो गई है। ये अपने नीतियों का विरोध करने वालों का दमनात्मक कार्रवाई कर रही है, क्योंकि किसान अपने मांग पर अड़े हैं। उनकी समस्याओं को समाधान करने के बजाय ये सरकार उनके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। इस पार्टी इसका सख्त विरोध करती है। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार ये जन विरोधी सरकार है। ऐसी कोई नहीं है, चाहे वो अभी आपने देखा होगा प्रवासी मजदूरों की जो समस्याएं रही हैं, अभी कोविड की जो समस्या है या किसानों की समस्या है, किसान मजदूरों का जो समस्या है और जो आज इंडस्ट्री की समस्या है, ऐसी कोई सेक्टर नहीं है, ये समाज का कोई अंग नहीं है जिसके हित में ये सरकार काम कर रही है, बल्कि ये सरकार सभी समाज के अंगों के विरोध काम कर रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार वो जन कल्याणी के बजाय वो जन विरोधी सरकार है और आने वाले चुनाव में मैं समझता हूँ जनता इनको जवाब देगी। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोशल मीडिया पर इन दिनों जिस तरह से पुलिस कर्मी की छुट्टी ना देने पर आत्मदाह करने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी में अपनी मां की 13वीं में जाने के लिए सिपाही जयप्रकाश सरोज ने छुट्टी मांगी, लेकिन उनसे छुट्टी नहीं दी गई। तो वहीं लखनऊ कमिश्नर के कार्यालय जब वो छुट्टी मांगने पहुंचा तो एक दरोगा ने साफ इनकार कर दिया। जहां पर 112 में तैनात सिपाही जयप्रकाश सरोज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया जिसमें उसने बताया कि छुट्टी ना देने पर वो आत्मदाह कर लेगा। वहीं पर इस मामले में अभी तक किसी तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिली, लेकिन सोशल मीडिया पर सिपाही का ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। क्या लखनऊ पुलिस के पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं है कि किसी की घर में घटना हो जाए या उसकी मां की मिट्टी हो जाए तो उसे एक दिन की छुट्टी मिल पाए? देखिए एक विशेष रिपोर्ट कि किस तरह से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा सिपाही का आत्मदाह करने का वीडियो। मैं कांस्टेबल जयप्रकाश, मेरी माँ खत्म हो गई है, 2 तारीख को तिरही है। मैं 1 हफ्ते से ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ, ट्रैफिक इंचार्ज है, उन्होंने छुट्टी नहीं किया। मैं CP साहब के ऑफिस पे आया, यहाँ पे SI सतेंद्र, उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया, कहा छुट्टी नहीं होगी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं तिरही नहीं कर सकता, मैं अपने गांव में किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाऊँगा, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ।